मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि मैं ये बोलूँगा वो बोलूँगा, लेकिन अब मेरी हालत ऐसी है कि मेरे बारे में इतना कुछ कहा गया है कि अब मैं कुछ क्या बोलूँ मेरे लिए, ये मुझे बड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में मसरतों के जितने लम्हे आए हैं उन लम्हों में आज का लम्हा सबसे खूबसूरत है और सबसे मीठा है, क्योंकि मेरे जैसे एक मराठी में पढ़े हुए आदमी का, घर में मारवाड़ी बोलने वाले एक फैमिली का एक मेंबर मुझे आज जिस तरह से नवाजा गया है उर्दू लाइब्रेरी में, वो देख के मेरा दिल भर आया है। और ये मैं इसके लिए शुक्रिया नहीं अदा करूंगा, मेरे को ऊपर ये कर्ज रहा है और वो हमेशा मेरे ऊपर रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। अभी ये उर्दू लाइब्रेरी में ये सब करना ये अहम क्यों है मेरे लिए? देखिए, उर्दू लाइब्रेरी को अभी 125 साल हो गए, 125 साल। जिन दिनों में लोगों का पढ़ने का शौक खत्म हो गया है, लोग पढ़ते नहीं हैं, ऐसे माहौल में एक उर्दू लाइब्रेरी 125 साल तक काम कर रही है और अच्छी तरह से काम कर रही है। यहाँ पे लोग रोजाना आके किताबें बदल के पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा है कि इनमें माँ बहनें बहुत ज्यादा है, माँ बहनें भी यहाँ आती है और किताबें पढ़ती है। ये ऐसी लाइब्रेरी जिस गांव में है वो मालेगांव। मालेगांव के बारे में क्या कहूँ, आपको सब पता होगा, लेकिन फिर भी मैं कहने पे मजबूर हूँ कि मालेगांव में सबसे पहला उर्दू का मजमुआ शायर हुआ और वो शायर थे अता मालेगावी। और वो उनकी जो किताब है 1885 में वो मजमुआ यहाँ पे शायर हुआ था। और फिर मैं जब बार बार सुनता था मालेगांव के बारे में कि मालेगांव में इतने शायर कैसे हैं, मालेगांव में उर्दू अदब का इतना माहौल कैसे है, यहाँ पे गजल गाने वाले भी सिंगर्स बहुत है। मुझे हमेशा ये सवाल आता था, लेकिन मैंने जब पहली बार उर्दू लाइब्रेरी में शिरकत की यहाँ पे और मैंने सब मालूमात ली, तब मुझे कुछ बातें पता चली जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इस मालेगांव की इस सरजमीन में उर्दू की खुशबू आज तक क्यों टिकी हुई है और वो बढ़ती जा रही है? वो कैसे हुआ? 1829 में मिर्जा गालिब मालेगांव में आए थे और यहाँ पे 21 दिन रहे। उनके नक्शे पहाड़ की जो खुशबू है वो आज तक मालेगांव में है। मैंने जब वो सुना तो मैं इतना खुश हो गया कि मिर्जा गालिब जो सारी दुनिया को जिन्होंने पागल किया अपने अशारों से, अपनी शायरी से, वो शख्सियत यहाँ पे 21 दिन कयाम करके गई। और शायद वही बात है कि मालेगांव की ये जो मिट्टी है ये कमाल की मिट्टी है जहाँ पे इतने शायर पैदा होते हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि मालेगांव शहर ने उर्दू को जो पनाह दी है, शायद महाराष्ट्र का और कोई शहर नहीं है, कोई भी शहर नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि मैं बहुत पढ़ता हूँ उर्दू के बारे में, तो मुझे ये पता चला कि मालेगांव का ये जो माहौल है, यहाँ जो अरबी सब माहौल है, ये बहुत कमाल का है। और ऐसे गांव में और ऐसे लाइब्रेरी में मुझे नवाजा गया, इससे ज्यादा मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं कि और कोई कुछ मुझे मिले। अब रही बात उर्दू
मैंने जैसे कहा कि घर में मारवाड़ी हम बोलते हैं, मेरा एजुकेशन मराठी में हुआ है, उर्दू से मेरा कुछ भी ताल्लुक नहीं था। जैसे बताया है कि हिंदी फिल्मों में उर्दू गानों के साथ साथ मुझे उर्दू के बारे में दिलचस्पी हुई, लेकिन इत्तेफाक ऐसे हुआ कि नासिक में मेरे एक दोस्त जो राइटर थे वसंत पोद्दार, उन्होंने गाली पर एक किताब लिखना चाहा और वो किताब मेरे ही ऑफिस में बैठ के उन्होंने लिखी और मुकम्मल की। उस दौरान उन्होंने गालिब समय लेने के लिए बहुत से लोगों को बुलाया था। उसमें मालेगांव के शब्बीर आसिफ साहब थे जो गालिब समझाने आते थे। उसके बाद नासिक के शायर थे जो भिवंडी से आए थे, बम्बई से आए थे, पूना से आए थे। ये इन सब लोगों को मैं सुनता था बैठ के वहां पे चुपचाप एक कोने में, क्योंकि उर्दू से मेरा कोई वास्ता नहीं था। और वो सब देखने के बाद मुझे पता चला कि उर्दू क्या चीज है, उर्दू क्या जुबान है। और उसमें मुझे नासिक में मेरे से 20 साल बड़े थे, वो अभी नहीं रहे, आदमुल्ला साहब, जो उर्दू के नासिक के जो है ना बिन दादा थे उर्दू के, उनका साथ मिला। उन्होंने मुझे उर्दू के राह पे चलना सिखाया। वो हम रोज मिलते थे, मैं कहीं भी बाहर गाँव जाता था, मेरे साथ रहते थे और हम सिर्फ उर्दू की बातें होती थी। इस तरह से नासिक में और भी रज्जाक हमीद साहब थे शायद, वो भी मेरे पास आते थे। मेरी दिलचस्पी देख के मुझे भी वो उर्दू सिखाते थे। मेरे तलफ़ुज़ भी गलत थे, वो भी उन्होंने किए। नासिर शकीब साहब है, गुलाम अहमद जोहरा साहब है, इन लोगों ने मुझे बहुत मदद की और मुझे उर्दू कैसे बोलना चाहिए, कैसे समझना चाहिए सिखाया। और उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ कि मेरा घर जिसका नाम हमसफर है, जिसमें उर्दू के महफिलें होने लगी। 1 दर्जन किताबें उर्दू की वहाँ पे शाये हुई। बहुत सी किताबें कुछ शायरों ने लिखी थी, कुछ किताबें मैंने छपवाई थी, जिनको नहीं था उस समय ना मालेगांव के मुश्ताक अहमद मुश्ताक की एक किताब मैंने छपवाई थी। तो शायर लोग अपने किताबों का इजरा करवाने के लिए मेरे घर आते थे और वो इजरा होने के बाद मुशायरा भी होता था और गजल गायन भी होता था। ऐसी बहुत महफिलें हुई। बड़े अभी बहुत से नाम गिनवाए, बड़े बड़े लोग मेरे गरीब खाने पे आके गए और उन्होंने तो हर बार मुझे उर्दू के बारे में ये मिलता है कि उर्दू क्या चीज है। उर्दू मैंने मराठी किताब लिखी तो जावेद अंसारी साहब जैसे मेरे बहुत दोस्त हैं जो उर्दू वाले हैं, उन्होंने कहा कि गुजरा साहब ये किताब जो है ना आप उर्दू में बनाइए, क्योंकि हम मराठी में पढ़ तो लेंगे लेकिन मजा नहीं आएगा। तो मैंने तय किया कि ठीक है अभी अपन उर्दू में करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला था कि मैं तो उर्दू लिखना नहीं जानता हूँ, उर्दू जो स्क्रिप्ट है वो भी मैं लिखना नहीं जानता हूँ, ना मैं पढ़ सकता हूँ। तो ऐसे में मुझे एक हमरा मिल गए रियाज अहमद साहब। मैं सालार साहब से कहूंगा कि उनको नवाज़े फूलों से। मुझे उस शख्स की तलाश थी जिसको मराठी में अच्छा किया है और उर्दू भी, और वो खरे उतरे इसके ऊपर। और मैं ये दावा करूंगा कि मेरी मराठी सवाने हयात से बहुत ज्यादा अच्छी ये किताब बनी है। मुझे पता नहीं था कि मेरे जो जज्बात है जो मराठी में मैंने लिखे थे वो उर्दू में किस तरह से निखर आए हैं। इस तरह निखर आए कि मैं खुद नहीं समझ रहा हूं कि ये कैसे हुआ। वो होता था सिलसिला ऐसा
कि हमने उन्होंने तो उर्दू में लिख दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। उन्होंने क्या करना है कि एक बात लिख दिया और वो रिकॉर्ड करके मुझे भेजा। मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जज्बात इतनी अच्छी तरह से सामने आ रहे हैं। जब मेरी माँ का जो बात उन्होंने लिखा, तो उन्होंने जो लिखा था, मैं सुन रहा था उनकी रिकॉर्डेड लिंक, तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। और मतलब हर बार ऐसा हुआ कि मेरे जज्बात रोक नहीं सका, मेरे आंखों में आंसू आए। जहाँ पे खुशी के पल थे वहां पे मैं बहुत मुस्कुराया। यानी इस तरह से पूरा मेरा जो लाइफ है, मेरी पूरी जिंदगी जो है, उन्होंने इस तरह से उर्दू में सवारी है कि मेरी जो तमन्ना थी कि ये किताब उर्दू में आए, तो ये बहुत कमाल की बात है। अब उर्दू से मुझे लगाव क्यों है, ये एक बात रहती है, ये कह के मैं मेरी जो तकरीर है मैं पूरी करूंगा। देखिए साहब, उर्दू के बारे में एक लाइफ से ऐसा कहा जाता है, एक हमारे एक लेखक थे सरदार जी, वो कहते थे अगर आपको इश्क करना है तो उर्दू सीखिए, और अगर उर्दू सीखना है तो इश्क कीजिए। कितना सही है ये। इश्क के अदब नहीं आता। हाँ जी। तो उर्दू से मुझे लगा क्यों हुआ, क्योंकि आदम मुल्ला साहब ने मुझे एक शेर सुनाया। ये कैसी शब्द है, ये कैसी शब्द है, हर करवट पे कटता है बदन। एक ऐसी शब्द है, हर करवट पे कटता है बदन। मेरे बिस्तर में इतनी तलवारें कहां से आ गई, मेरे बिस्तर में इतनी तलवारें कहां से आ गई। ये शेर समझने के बाद मुझे ये पता चला कि उर्दू के एक शेर में, मतलब 2 मिसरे में, 2 लाइन में क्या कमाल की ताकत है। एक पूरी कविता हो जाती है। एक शेर बोले तो एक पूरी कविता है, क्योंकि गजल में हर शेर अलग है, हर शेर का रंग अलग है। और ऐसे शेर सुनते सुनते मेरी जो उर्दू की दिलचस्पी है और बढ़ती गई। फिर मैं उर्दू के अशार पढ़ने लगा। मैं आज भी रोज सुबह उर्दू के लिए 2 घंटे देता हूँ। 2 घंटे में 100-150 शेर पढ़ता हूँ। उसमें से मुझे जो पसंद आते हैं, तकरीबन 20 एक शेर पसंद आते हैं, वो शेर मैं टाइप करता हूँ, व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप पे डालता हूँ और मैं फेसबुक पे भी डालता हूँ। तो ये जो बातें हैं, तो उर्दू ने मुझे क्या दिया, उर्दू ने मुझे क्या नहीं दिया, ऐसा मैं सवाल करूंगा। उर्दू ने मुझे क्या नहीं दिया, उर्दू ने गम सहने की ताकत दी। शायरों का गम देखने के बाद ऐसा पता चला कि यार हमारे गम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गम सहने की ताकत दी, अपने जज्बात का इजहार करना सिखाया। मैं आपसे प्यार करता हूँ ये कहना सिखाया, मैं आपको बहुत चाहता हूँ ये कहना सिखाया। उर्दू ने आपसी रिश्तों में किस तरह से मेल करना चाहिए वो सिखाया। उर्दू ने ये भी सिखाया कि हम रिश्तों को किस तरह से संभाल के रख सकते हैं, कैसे संभालना चाहिए रिश्तों को। क्योंकि छोटी सी बात के ऊपर अगर हम रिश्ता तोड़ देंगे तो शायद जिंदगी भर रोते रहेंगे। तो उसको कैसे निभाना है, कैसे सहना है, ये सब बातें उर्दू ने सिखाई। उर्दू एक लैंग्वेज नहीं है, एक जुबान नहीं है, वो एक तहजीब है। ऐसी तहजीब है कि उर्दू का एक पेड़ लगा दो बस्ती में, उल्टा हुआ, तहजीबों के लाखों फल आएंगे, तहजीबों के लाखों फल आएंगे। उर्दू का एक पेड़ लगा दो बस्ती में। मैंने हम सफर के आंगन में उर्दू का पेड़ लगाया और मेरे घर में तहजीब आई, ऐसी तहजीब आई कि जिन्होंने साहब ने
जो देखा अपनी आंखों से कि मेरी पूरी फैमिली इस किताब के इजरे में मेरे साथ में थी। और साला साहब ने ये भी जिक्र किया था कि दिवाली जस्ट होके गई थी तो हम घर पे जो प्रोग्राम हुआ इजरे का उसमें आकाश कंदील भी थे और उसमें रोशनाई भी थी। तो उन्होंने कहा ये तो दिवाली का मिलन हो गया। कितना सही कहा जो मेरे दिल में था। और दिवाली मिलन के प्रोग्राम तो हमेशा हम सफर में होते रहते हैं। तो वो जो माहौल था वो ऐसा माहौल था कि घर में हर मेरा फैमिली मेंबर जो है ना उर्दू का दीवाना है मेरे जैसा। मेरी पोती भी शेयर कहती है, मेरा पोता भी। और हमारे मेरी जो बड़ी बेटी है वो गायिका भी है। उसने उर्दू में उसने गायन में संगीत अलंकार किया है और वो बहुत अच्छा उर्दू बोलती है, बहुत अच्छी तरह से निजामत करती है। आपने उसको सुना होगा क्लासिक की। हाँ, तो ये जो चीज है ये उर्दू ने मुझे दी। उर्दू ने मुझे इतना अमीर बनाया है कि मेरे पैसे कुछ भी नहीं उसके सामने। सही बोल रहा हूँ मैं। और मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि आज मुझे बोलने का मौका मिला उर्दू लाइब्रेरी में। कितना अच्छा और कितना खुशनुमा इत्तेफाक है ये उर्दू लाइब्रेरी में ये सब बातें मैं कह सकता हूँ और बड़े आदर से कहता हूँ कि उर्दू जो है वो किस तरह से हमारे जिंदगी में खुशियां पैदा करती है। क्योंकि जब गम सहने की ताकत देती है तो खुशियां मनाने की भी ताकत देती है। अगर हमारे गम गलत नहीं हुए तो कैसी खुशी होगी? खुशियां तभी आती है जब हम गम भूल जाते हैं, जब हम गम सहते हैं। गम सह के भी हम रोते नहीं हैं, ना हम किसी के बारे में गिले शिकवे करते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद ये मेरा नसीब होगा कि मुझे सहना पड़ता है। ये मत समझिए कि मैं बहुत खुशहाल जिंदगी जीता हूँ। देखिए हर आदमी के जिंदगी में गम आते रहते हैं। रंजो गम तो हमेशा की बात है। किसी को कोई भी हो, एक राजा भी रहा तो भी उसको रंजो गम आते हैं। लेकिन इन सब से निपटना, इन सब से बाहर आना ये बहुत बड़ी बात है। अब ये बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप 50 साल से वकालत कर रहे हो तो आप बोर नहीं हो गए क्या? तो मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोले इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा उर्दू है। बोले किस तरह से? तो मुझे एक महफिल में एक ब्रेन स्पेशलिस्ट मिले थे। किसी ने मेरी उनसे पहचान करवा ली कि ये वकील है, लेकिन उनको शायरी, गानों से, कथक डांस से, सभी कलाओं से इनको प्यार है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही। बोले आपके पेशे में बहुत से वकीलों को स्ट्रोक आता है, तो उसकी वजह सिर्फ एक है कि वो सिर्फ वकालत करते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने ब्रेन में एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में दो ब्रेन है। एक जो है ये ज्ञान के लिए है, नॉलेज के लिए है, और दूसरी साइड जो है ना ये फन के लिए है, कला के लिए है, अपने हॉबीज के लिए है। अगर आप ये दोनों का यूज करेंगे तो आपका दिमाग कभी खराब नहीं होगा। तो मैंने उनको कहा, जो लोग मुझे पूछते हैं, मैंने कहा कि ये उर्दू है, रोज मुझे अलग अलग शेर पढ़ने को मिलते हैं। इतने उर्दू शायरी ने कोई एक बात छोड़ी नहीं जिसके ऊपर शायरों ने लिखा नहीं है। हर चीज पे लिखा है, रिश्तों पे लिखा है, त्योहारों पे लिखा है। कितने लोगों ने तो भगवत गीता, जली मानी साहब, उन्होंने भगवत गीता को उर्दू में
उनका तर्जुमा किया, इंसानी दर्द किया है, और इतनी सारी बातें उर्दू में आई है कि यहाँ पे भी मुझे पता चला कि मालेगांव में भी संस्कृत और उर्दू, क्या था उर्दू और संस्कृत का वो डॉक्टर अरे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ। कितना कितना मुश्किल काम है। और एक बात मुझे याद नहीं है, हाँ, जलालुद्दीन कासमी साहब की एक किताब, वही मालेगांव की है ना। तो देखिए ये कमाल है, सिर्फ उर्दू की नहीं है, उर्दू शोराओं की भी है, उर्दू आलिमों की भी है कि जिन्होंने उर्दू को रीच किया। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई कुछ भी कहे, उर्दू कभी मर नहीं सकती। जिनके इस बॉडी में दिल है, वो कभी उर्दू को मरने नहीं देंगे। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि मैं जो रोज शेर डालता हूँ तो मैं स्टेटस पे भी डालता हूँ, मुझे कई लोग उसको पसंद करते हैं। जब मैं देखता हूँ कि पसंद करने वाला कौन है, एक बहुत मामूली इंसान है, एक खेती करने वाला है, एक नौकरी करने वाला, सब मराठी है, लेकिन उर्दू इतनी पसंद है उनको। जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कुछ शेर सुनाओ, लोग पसंद करते हैं। और इसके लिए मैंने क्या किया, मैं रोज जो शेर डालता हूँ उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है, जो लफ्ज है, उसको मैं हिंदी में उसका मैं मीनिंग लिखता हूँ, तो लोगों को उर्दू समझ में आती है। और फिर वो उर्दू जो है, रोज सैकड़ों लोग मेरे शेर पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं, वो समझते भी हैं। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि उर्दू मुझे तो खूब खुशियां दे रही है, मुझे बहुत खुश हो गई। मेरे साथ और भी हजारों लोग अगर खुश हुए मेरे शेरों के कारण, तो मैं सुबह उठ के पहले काम ये करता हूँ कि मेरा उर्दू के अशार पढ़ना हो गया कि सबसे पहले मैं वो शेर फेसबुक पे और 2-3 ग्रुप से उन पर डालता हूँ, और उसमें बहुत ही मजा आता है। अब वक्त बहुत हो चला है, मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, लेकिन मैं ये और एक बात मुझे कहनी है कि इस प्रोग्राम की जो न्यूज आई है वो भी कमाल की न्यूज है कि मराठी और उर्दू दोनों न्यूज़पेपर्स में ये जो न्यूज है आज के प्रोग्राम की वो छपवाई है। मैं उन सब लोगों का जिन्होंने ये काम किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि मैं शुक्रिया अदा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत ही छोटी बात हो जाएगी। शुक्रिया अदा करने पर जुबान के बस में नहीं शुक्रिया अदा करना, जुबान के बस में नहीं शुक्रिया अदा करना, समझ में नहीं आता इस तरफ का क्या करना, समझ में नहीं आता इस तरफ का क्या करना। और गालिब के शेर के साथ मैं मेरी तकरीर मुकम्मल करता हूँ कि मेहरबा होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त। मैं उर्दू लाइब्रेरी और आप सभी को बोल रहा हूँ कि मेहरबा होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर हाँ भी आज इस प्रोग्राम में उर्दू सदारत का मुझे मौका दिया गया है। थोड़ा सा से मेरे 42 साल के पुराने ताल्लुकात है। 1981 में मैंने नासिर में प्रैक्टिस शुरू किया। नंदकिशोर जी को मैंने बहुत करीब से देखा है, कुछ तासुरात पेश करना चाहूंगा। जिस जमाने में नंदकिशोर साहब ने
एक छोटे से मुकाम से आके अपनी वकालत शुरू की। उस जमाने में नासिक में मोहनराव गोवाकर, शशिकांत लेले, शरद देशपांडे, ए.आर. देशपांडे और ऐसे कुछ वकला ने फसील बना के रखी थी जिसको तोड़ना माइनॉरिटी के लिए बहुत मुश्किल थी। इस जमाने में नासिक में दो ही अफराद थे, एक नंदकिशोर बुतरा और मरहूम तोशनीवाल मधुकर, जिन्होंने उनकी इजारादारी को खत्म किया। नंदकिशोर ने जब प्रैक्टिस शुरू की, सिविल, रेवेन्यू सभी काम करते थे, इवन कैटल वेरिफिकेशन से शुरू करते थे। मुस्लिम लॉ का काफी नॉलेज था और कम अरसे में ये बहुत ज्यादा मकबूल हो गए। ये मकबूलियत ने भी उन्हें काफी सताया। मुझे पता नहीं, इस किताब में मुकम्मल तो नहीं पढ़ रहा है। एक केस के सिलसिले में उन्हें इतनी तकलीफ दी कि सुप्रीम कोर्ट तक वो जीते। बेला विस्टा जो हाफिज था उनके पीछे है सिनकर सिनकर मरेगा। उस मामले में बार काउंसिल तक साहब की शिकायत की गई, सिर्फ इसलिए कि जूनियर वकील थे, इनके सामने बड़े बड़े सीनियर वकील थे और इन्होंने ईमानदाराना तरीके से केस जीती। किसी तरह इनका मॉडल कम हो जाए, इनके जो नाम बढ़ रहा था, एक तो माइनॉरिटी से आए थे और उस वक्त कुछ लोगों की इजारादारी थी वहां पे, चारों तरफ से जैसा शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब बंद करके रखे थे, दूसरा कोई एडवोकेट जाते नहीं था। मालेमा में भी जो भी वकील जाते थे तो एक तरफ से ले ले, एक तरफ से गोलवाल का, एक तरफ से साकेत और एक तरफ से ये 4-5 लोगों के नाम रहे। उस जमाने में उस फसल को तोड़ने का नंदकिशोर काम, मुस्लिम अदालत का काफी काम किए, मालिकों को भी काफी काम किए। मुझे भी इत्तेफाक हुआ उनके साथ भी काम करने का, कभी उनके खिलाफ भी काम करने। छोटे बड़े काम उन्होंने कभी तफरीक नहीं की। ऐसा नहीं है, उन्होंने एक बड़ा क्लाइंट आया तो आदमी उसको रिस्पॉन्स ज्यादा देता है, छोटा क्लाइंट आया तो रिस्पॉन्स नहीं देता है। इनके वहां मामला उल्टा था। जहां तक उर्दू नवाजी का ताल्लुक है, अभी सामने से करके हमारे दोस्तों ने आदमुल्ला थे घोटी के जो नासिक में थे, उनको काफी शौक था, रज़ाक अमीन थे, ये सब लोगों की महफिलें बैठी। और एक नाम दूंगा मैं, हमारे साथ एक सुरेश कुलकर्णी एडवोकेट, हाँ जी, वो भी उर्दू नवाज थे। मेरी ऐसी छोटी बेड़ थी उनकी, बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे, गजलों से शौक। तो चुनिंदा वकील थे जिन्हें उर्दू नवाजी में ज्यादा शौक। इन लोगों का मजाक उड़ाया जाता था, ये मुसलमानों के अंदर, ये मुसलमानों के वकील हैं, वो सामने रखे। मेरा तमाम मुखर्रिर ने नंदकिशोर जी के बारे में जो कुछ किया वो हकीकत पर मुबना है। इनकी पूरी जिंदगी नशीब फराज से गुजरी और एक मुख्तसर छोटे से शहर से आके तरक्की पाना ये एक बड़ी बात है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और इसी तरह मसरूफ रखे। और एक शेर पे सदर करूंगा, हजार उसमें चिड़ी साथ देना जरा उम्र रफ्ता को आसान उर्दू जबान में किया है, लेकिन मैं मेरा इजहार मराठी जबान में करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने जो बुतला साहब ने जो ऑटोग्राफी का जो किताब लिखा है वो मैंने मराठी में पढ़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा इजहार मैं मराठी में। स्टेजवरील डायसवरील सर्व मान्यवर तसेच माझे अतिशय जुने मित्र आणि आदरणीय नंदकिशोर बुत्रा साहेब, तसेच स्टेज समोरील देखील सर्व मान्यवरांचं नाव घेणं काही वेळेअभावी काही शक्य नाही आणि एखाद्याचं नाव चुकून राहून गेलं तर नाराज होण्याची शक्यता आहे, कारण इकडे आलेले उपस्थित सगळेच मान्यवर आहेत। सर्वप्रथम मी भुतळा साहेबांचं त्यांनी जी ऑटोबायोग्राफी लिहिलेली आहे आणि ती ऑटोबायोग्राफी त्यांनी मराठीमध्ये लिहिलेली आहे आणि त्याचं ट्रान्सलेशन उर्दू भाषेत केलेलं आहे।
त्यामुळे सर्वप्रथम मी भोजराव साहेबांचं अभिनंदन करतो. तसंच ज्यांनी त्या पुस्तकाचं उर्दू भाषेत भाषांतर केलेलं आहे त्यांचं देखील मी अभिनंदन करतो. तसेच उर्दू लायब्ररीचे जे आयोजक आहेत त्यांनी हा जो प्रोग्राम घडून आणलेला आहे त्यांचे देखील मी अभिनंदन आणि आभार देखील मानतो. तसं पाहायला गेलं तर वकिली व्यवसाय करणे हे खूप अवघड आहे. कारण की सुरुवातीला वकिली व्यवसाय करणाऱ्या वकिलाकडे कोणीही केस देत नाही. 5-6 वर्षाचा कमीत कमी वेटिंग पिरियड आहे आणि 5-6 वर्ष खूप संघर्ष करावा लागतो. त्या फेजमधून मी सुद्धा गेलेलो आहे, मी काही अपवाद नाही. आणि वकिली व्यवसाय करताना अनेक लोकांशी आपलं संबंध येत असतो. चांगल्या लोकांशी संबंध येत असतो, वाईट लोकांशी संबंध येत असतो. अनेक प्रकारचे चांगले वाईट अनुभव येत असतात. आणि खरं म्हणजे भुतळा साहेबांसारख्या एक अतिशय बुद्धिमान वकील यांनी जे आत्मचरित्र लिहिलेलं आहे ते मराठीतलं मी अनुवादन, त्याचं मराठीमधलं जे अनुवादन आहे ते मी पूर्णपणे वाचलेलं आहे. भुतळा साहेबांनी जे अनुवादन केलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या जीवनाबद्दलची वैचारिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक आलेख त्यांनी त्याच्या पुस्तकामध्ये नमूद केलेला आहे. ते खरोखरच कौतुकास्पद आहे. मी 1984 साली जेव्हा वकिली व्यवसाय सुरू केला होता तेव्हा मी भुतळा साहेब मालेगावला, तेव्हा सर्वप्रथम मालेगावला ते एका मोठ्या मॅटरमध्ये आर्ग्युमेंट करण्यासाठी आलेले होते. आणि ती केस होती एक वाणी विरुद्ध काबरा अशी ती रेंट ऍक्टची ती केस होती. आणि मी अतिशय ज्युनियर असताना मी भुतळा साहेबांचं ते युक्तिवाद ऐकला आणि अतिशय प्रभावी युक्तिवाद भुतळा साहेबांनी त्यावेळेस केला. त्यांचा तो प्रभावी युक्तिवाद ऐकून मी खरोखरच खूप प्रभावी झालो होतो. आणि मलाही मनापासून असं वाटलं होतं की मी सुद्धा भुतळा साहेबांसारखा वकील, मला एक प्रोत्साहन मिळालं आणि मी ठरवलं की आपण सुद्धा भुतळा साहेबांसारखी वकिली व्यवसाय करावी. त्याच्यानंतर मालेगाव वेळेस त्यावेळेस फक्त एक कोर्ट होतं, ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटचं एकच कोर्ट होतं 84 सालामध्ये. आणि त्यावेळेस सेशन कोर्ट आणि सिनियर डिव्हिजन कोर्ट हे फक्त नाशिकला होतं. त्यामुळे मी दर आठवड्याला नाशिक येथे जात होतो. त्यावेळेस मी मर्चंट वकील यांच्याकडे युनिटशिप करत होतो. आणि माझ्याकडे योगायोगाने एक मोठं मॅटर सिव्हिलचं आलं. त्यावेळेस माझं सिव्हिल कायद्यावर काही फारसा पकड नव्हती, अभ्यास नव्हता. मी ठरवलं हे मोठं मॅटर आता कोणाकडे न्यायचं नाशिकला. तर मी भुतळा साहेबांचा तो युक्तिवाद जेव्हा ऐकलेला होता मालेगावला, मी भुतळा साहेबांच्या चेंबरमध्ये गेलो. भुतळा साहेबांना सांगितलं असं हे मॅटरच आहे, हे मॅटर तुम्ही कंडक्ट करा. भुतळा साहेबांनी सांगितलं काही काळजी करू नका, मी ते मॅटर कंडक्ट करेल. ते होतं मेहता आणि अस्मर साहेबांचं ते एक मॅटर होतं आणि त्याच्यात भुतळा साहेबांनी मला न्याय दिला. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की एक भुतळा साहेबांनी एक मॅटर चालवलं होतं, आसाबा कब्रिस्तान मस्जिदचं मॅटर होतं, ट्रस्टचं मॅटर होतं. ते दुर्दैवाने तो निकाल विरुद्ध लागलेला होता आणि योगायोगाने त्याचं अपिलाचं का माझ्याकडे आलं. आता मी एकदम नवीन असल्या कारणामुळे अपील कसं ड्राफ्ट करावं हे मला काहीच माहिती नव्हतं. परंतु त्यावेळचे आमचे पैगंबरवासी SS शेख साहेब हे अतिशय मालेगावातील एक नामवंत वकील होते. मी त्यांच्याकडे गेलो. शेख साहेबांना सांगितलं, शेख साहेब हे एक अपील माझ्याकडे आलेलं आहे ट्रस्ट मॅटरचं चॅरिटी कमिशनरकडे. तेव्हा जॉईंट चॅरिटी कमिशनरचं ऑफिस हे वरळी येथेच फक्त होतं, आता ते नाशिकलाही आलेलं आहे. मला शेख साहेबांनी सांगितलं काही काळजी करू नको तू, मी तुला ड्राफ्ट करून देतो आणि तू या मुद्द्यावर असं आर्ग्युमेंट कर. तुला केस चांगली आहे, अपील तुझ्या बाजूने अपील तुझं आलं होईल. आणि त्यावेळेस नाशिक येथील RS वर्तक साहेब हे ट्रस्टचे अतिशय एक मानलेले नामवंत वकील होते. ते आता नाही आहे. आणि मी चॅरिटी कमिशनर जॉईंट चॅरिटी कमिशनर पुरंदरे साहेबांकडे ते अपिलाचं कामकाज चालवण्यासाठी त्यावेळेस गेलो.
मी त्यावेळेस नाशिक पुणे मुंबई इथे पुरंदरे जॉईंट चॅरिटी कमिटीच्या पुरंदरे साहेब यांच्याकडे ते मॅटर चालवण्यासाठी गेलो. त्यावेळेस वर्तक साहेबांनी विचारलं, अरे समोरून कोण अपेलंटचं वकील कोण आहे रे? ते कारकूनने क्लर्कनं सांगितलं ते दिसत आहे. त्यावेळेस मी खूप बारीक होतो, पर्सनॅलिटी अशी एकदम बारीक होती. ते माझ्याकडे आले, माझ्या खांद्यावर हात ठेवला, अरे मला काही घाबरू नको, आर्ग्युमेंट कर पडे. मला ते खूप गोष्ट खटकली, त्यांनी मला खूप हलक्यात घेतलं होतं त्यावेळेस. परंतु मी खूप मेहनत करून गेलेलो होतो, खूप स्टडी करून गेलेलो होतो आणि मी पुरंदरे साहेबांकडे एक प्रभावी युक्तिवाद केला. मी स्वतःची काही स्तुती करत नाही, पण जी आहे परिस्थिती वस्तुस्थिती ती सांगत आहे. आणि सुदैवाने माझं ते अपील मंजूर झालं आणि तेव्हापासून मला एक कॉन्फिडन्स खूप वाढला. आणि त्याच्यानंतर मग मला मागे बघण्याची वेळ कधी आलेली नाही. आपल्याला माहित आहे, वकिली व्यवसायामध्ये वकिलाचं मार्केट एकदम खाली आहे. लग्नाच्या बाबतीत वकिलाला पहिल्यांदा सुरुवातीला कोणी मुली लवकर देत होते, कारकुनाला मुलगी लोक देत होते, पण वकिलाच्या बाबतीत लोक नाही म्हणायचे, कारण सिक्युरिटी या प्रोफेशन मध्ये नाही. परंतु आता तशी परिस्थिती सुदैवाने राहिलेली नाही. आता कॉर्पोरेट क्षेत्रात अनेक संधी मिळालेली आहेत, अनेक अपॉर्च्युनिटीज मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे आता वकील व्यवसायाला अतिशय चांगले दिवस आलेले आहेत. दुसरी गोष्ट अशी की आत्मचरित्र आणि बायोग्राफी याच्यामध्ये फरक आहे. की आत्मचरित्र म्हणजे लेखकाने स्वतःच जीवनाचा इतिहास लिहिणं, हा आत्मचरित्र. आणि बायोग्राफी म्हणजे एकाने दुसऱ्या व्यक्तीचा इतिहास लिहिणे, याला बायोग्राफी आहे. मी अनेक मान्यवरांचे आत्मचरित्र आणि बायोग्राफी देखील वाचलेले आहे. त्यात प्रामुख्याने मला जे सुरुवातीला जे ऑटोबायोग्राफी जी आवडली ते म्हणजे जस्टिस MC छागला साहेबांची. जस्टिस छागला साहेबांनी जे लिहिलेलं पुस्तक आहे ते मला वाटतं काही आपल्या वकील मित्रांनी जरूर वाचलेलंच असेल. रोजेस इन डिसेंबर, अतिशय सुंदर लिहिलेलं आहे. आणि ते पुस्तक वाचल्यानंतर खरोखरच एक माणसाला प्रेरणा मिळते, प्रोत्साहन मिळतं. त्याच प्रकारे भुतळा साहेबांचं देखील मी आता जे पुस्तक त्यांनी जे मराठीमध्ये आत्मचरित्र लिहिलेलं आहे ते संपूर्ण पुस्तक मी लिहिलेलं आहे. की भुतळा साहेबांची सुरुवातीची परिस्थिती अतिशय गरिबीची होती आणि ते एक छोट्याशा गावात, सायकडा असं गावाचं नाव आहे, त्या गावात ते राहत होते. आणि तिथून ते नाशिक येथे उच्च शिक्षणासाठी आले आणि तिथे त्यांनी LLB ची परीक्षा उत्तीर्ण केली. आणि त्यांचं जे लग्न झालं ते एक श्रीमंत घरातील एका स्त्रीशी त्यांचं लग्न झालं. परंतु त्या पुस्तकातून एक निष्पन्न होतं की कठीण परिस्थितीवर देखील कशी मात करावी हे त्या पुस्तकातून भुतळा साहेबांच्या याच्यातून. आणि ही गोष्ट हे आपल्या नवीन जनरेशनसाठी अतिशय प्रेरणादायी आहे. नवीन जनरेशनने नवीन पिढीने ते पुस्तक जरूर वाचावं. त्या पुस्तकातून नवीन पिढीला निश्चितच प्रेरणा मिळणार आहे आणि नवीन पिढीसाठी ती खरोखरच शिदोरी ठरणार आहे. कारण की बऱ्याच वेळा एक सक्सेसफुल माणसाला एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो की व्हॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर सक्सेस. बऱ्याच वेळा हा प्रश्न आपण पाहतो, टीव्हीवर सुद्धा बघतो, इकडे तिकडे सर्व बघतो. हा प्रश्न एक कॉमन प्रश्न असतो, व्हॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर सक्सेस. सक्सेसचं सिक्रेट काही नसतं. हार्ड वर्किंग इज द ओनली की ऑफ सक्सेस. देर इज नो शॉर्टकट इन लाईफ. लाईफ मध्ये शॉर्टकट नाहीये. परंतु दुर्दैवाने म्हणावं लागेल, आज आमची काही नवीन पिढी जी आलेली आहे आमच्या व्यवसायात, ती त्यांना असं वाटतं की इझी मनी मिळावं आणि खूप लवकरात लवकर आम्ही श्रीमंत व्हावं. आणि त्यामुळे दुर्दैवाने म्हणायची वेळ आली आहे की नवीन पिढी ही फक्त जामीनच्या मॅटरमध्येच गुंतून गेलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे मग त्यांना सिव्हिल लॉचा अभ्यास करणे किंवा क्रिमिनल लॉचा अभ्यास करणे हे दुरापास्त चाललेलं आहे. दुसरी गोष्ट अशी की
पुस्तक आहे भुतळा साहेबांनी जे लिहिलेलं ऑटोबायोग्राफी, त्याचे जर आपण बारीक सर्वांनी जर वाचन केलं तर निश्चितच आपल्याला ज्ञान प्राप्ती होईल आणि निश्चितच आपल्याला प्रेरणा मिळेल. म्हणून मी आपल्या सर्वांना विनंती करेल की भुतळा साहेबांची जी ऑटोबायोग्राफी जी लिहिलेले जे पुस्तक आहे ते जरूर सर्वांनी वाचावं. त्याच्यातली एक गोष्ट मला अजून सर्वात जास्त जी आवडलेली आहे त्या पुस्तकातली ती म्हणजे वकिली व्यवसाय खरं म्हणजे जो एक बिझी लॉयर होऊन जातो, लिडिंग लॉयर जो होतो, त्यातले भुतळा वकील हे नाशिक जिल्ह्याचे एक प्रख्यात वकील आहे. आणि प्रख्यात वकील किंवा लिडिंग लॉयरला कुटुंबासाठी बिलकुल वेळ देता येत नाही. बायकोनं जरी सांगितलं की मला हॉस्पिटलला घेऊन चला तरी ते वकील साहेब सांगतात हे रिक्षाचे पैसे रिक्षा तू जा. परंतु भुतळा साहेबांच्या पुस्तकात पण त्यांनी नमूद केलं आहे की ते दर रविवारी ते कुटुंबासाठी वेळ देत होते. ही अतिशय वाखाणण्यासारखी गोष्ट आहे. म्हणून मी आपल्या सर्वांना विनंती करेन की आपण सर्वांनी हे पुस्तक जरूर वाचावं. पुनश्च मी भुतळा साहेबांचं त्या ऑटोबायोग्राफी जे पुस्तक त्यांनी लिहिलेलं आहे ती खरोखरच नवीन पिढीला प्रेरणादायी ठरणार आहे. त्यामुळे त्यांचे अभिनंदन करतो. तसेच उर्दू लायब्ररीचे जे आयोजक आहे त्यांनी मला जी बोलायची 2 शब्द बोलायची जी संधी दिलेली आहे त्यांचे देखील मी आभार मानतो आणि इथे थांबतो.